हेलो एवरीवन, मैं आंचल तोमर आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों शोरों से लगी हुई होंगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है तो उसके 11 पार्ट तो हो चुके हैं कंप्लीट और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो जिन्होंने भी पीछे के भी प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो वो क्या करिए, पहले तो पीछे के प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। चलिए करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की शुरुआत। और हाँ, जो भी हताश हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि कब एग्ज़ाम डेट आएगी, तो वह इंतज़ार ही करती रह जाएंगी। ठीक है, तो और इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक आपकी शॉर्ट लिस्ट भी बहुत जल्द आ जाएगी और उसके बाद फिर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय बिल्कुल मिलने वाला है नहीं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को बताया ही गया था कि या फिर सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक, मुझे लगता है सितंबर लास्ट तक हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, अगर दो चार दिन आगे भी बढ़ा तो कोई बात नहीं, यानी कि सितंबर लास्ट तक का आप अपना गोल बना लीजिए। ठीक, अगर स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी आपने नहीं देखी अभी तक तो वो भी देख लीजिए। चलिए करते हैं शुरुआत आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की। उससे पहले आप सभी के लिए 2 लाइनें कि क्या कहते हो किस्मत में होगी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या कहते हो कि किस्मत में होगी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। मेहनत कर वंदे, किस्मत भी यही कहती है कि मेहनत रंग लाएगी। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी आप ही को। अगर सपना आपका है, ड्रीम आपका है, लक्ष्य आपका है तो मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 की स्टार्टिंग। जो हमारा SW का क्वेश्चन था वह क्या था, हमारा मस्तिष्क कितने प्रतिशत वसा से बना होता है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 70 से 80%, या फिर ऑप्शन नंबर बी 60 से 65%, या फिर ऑप्शन नंबर सी 45 से 50%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 90 से 98%। तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, 60 से 65%। चलिए नेक्स्ट। और भाई आज इतने कम क्यों आंसर आए हैं? सभी इतनी लड़कियां देखती हैं क्लास को, तो कोशिश किया करो कि सभी आंसर दो, चाहे गलत दो, राइट आंसर तो आपको पता चल ही जाता है। ठीक है, चलिए क्या है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष यानी कि 2023 इस वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम क्या निर्धारित की गई है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आइए स्तनपान कराएं और काम करें, या फिर ऑप्शन नंबर बी स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षित और समर्थन करें, या फिर ऑप्शन नंबर सी मातृ एवं शिशु दोनों आत्मसंतुष्ट रहें, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, आइए स्तनपान कराएं और काम करें। ठीक है, चलिए ये तो हुई 2023 की। बाई चांस 2022 की भी पूछ ले, क्या पता एग्जामिनर। तो जो 2022 की वह क्या थीम थी? वह थी स्तनपान के लिए कदम बढ़ाएं, शिक्षित और समर्थन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और जो यह हाँ क्या बोलते हैं, जो विश्व स्तनपान सप्ताह जो है कब से कब तक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। ठीक, या फिर ऐसे भी लिखा सकता है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में, या फिर 1 अगस्त से 7 अगस्त। ठीक है, चलिए। और हाँ, जब मनाया कब से जाता है, ये शुरू कब से हुआ है मनाना? यह हुआ है 1992 से। चलिए नेक्स्ट। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत कब हुई? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2019 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2017 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2021 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2019-20 में। तो कब हुई सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत? तो देखिए, जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। कब हुई? 2021 में। चलिए अब देख लेते हैं। जो क्या है कि जो मिशन इंद्रधनुष है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014 को। कब? 25 दिसंबर 2014 से। ठीक है, जो मिशन इंद्रधनुष है, ठीक, उसकी शुरुआत कब से हुई? 25 दिसंबर 2014 से। ठीक, और जो सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत,
ठीक। मिशन इंद्रधनुष अलग है, सघन मिशन इंद्रधनुष अलग है। ठीक। जो सघन मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई, देखिए इसकी शुरुआत हुई कब से? 2017 से। ठीक, 2017 से। ठीक। और जो सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 है, 2.0, तो इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2019-20 से। ठीक है। और जो 3.0 है, जो भी बताया क्वेश्चंस में, तो उसकी शुरुआत कब से हुई? उसकी शुरुआत हुई 2021 से। ठीक। चलिए, जो मिशन इंद्रधनुष उसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014 से, और जो सघन मिशन इंद्रधनुष है उसकी शुरुआत कब से हुई? उसकी शुरुआत हुई 2017 से। ठीक। और जो 2.0 है, यानी कि सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, तो इसकी शुरुआत हुई 2019-20 से। और जो सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 है, तो इसकी शुरुआत हुई है 2021 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब से हुई? तो कब से हुई? क्या ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च 2018 से, या फिर ऑप्शन नंबर बी 8 अगस्त 2018 से, या फिर ऑप्शन नंबर सी 7 अगस्त 2017 से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 सितंबर 2015 से। तो कब से हुई इसकी शुरुआत? जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है, देखिए इसकी शुरुआत हुई है 8 मार्च 2018 से। कब से? 8 मार्च 2018 से। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और क्या है कि जो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है, शुरुआत तो हुई इसकी 8 मार्च 2018 से। ठीक है। और जो ये क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा पोषण कार्यक्रम है ये। कौन सा? राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम जो है। ठीक। और इसके क्या है कि जो 4 चरणों में विभाजित है, ये 4 चरण होते हैं इसके। तो कौन कौन से होते हैं? लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पर बोल ही देती हूँ। देखो कौन कौन से 4 चरण हैं इसके। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। ठीक है। कौन कौन से? एक तो पहला क्या है कि बेहतर सेवा वितरण के लिए अंतर क्षेत्रीय अभिसरण। ठीक। जो दूसरा क्या है? ICT आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग। और जो तीसरा क्या है? तीसरा है कि पहले 1000 दिनों के लिए सघन स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करना। और जो चौथा है वह क्या है कि जन आंदोलन। ठीक। तो कितने चरण है राष्ट्रीय पोषण मिशन के? इसके 4 चरण। ठीक है। कितने हैं? 4 चरण। और जो इसकी शुरुआत कब से हुई? वह हुई 8 मार्च 2018 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों के आधार परिवार के करीबी संबंधों, आम निवास और पितृवंशीय वंश है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो किनका है? क्या ऑप्शन नंबर ए मार्गन, या फिर ऑप्शन नंबर बी लिपले, या फिर ऑप्शन नंबर सी धुरिये, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीबी मेमोरी। तो किनका कथन है ये? देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा सीबी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। सीबी मेमोरी का क्या कथन है कि संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों के आधार परिवार के करीबी संबंधों यानी कि आम निवास और पितृवंशीय है। ठीक है। तो किनका कथन है? यह है सीबी मेमोरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस सिद्धांत से दुर्खिम समाजशास्त्री का संबंध है? तो क्या टोटम के सिद्धांत से संबंध है, क्या फिर आत्मा के सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रकृति का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी? तो जो दुर्खिम समाजशास्त्री हैं, तो इनका सिद्धांत जो क्या इनका संबंध किस सिद्धांत से है? तो इनका संबंध है टोटम के सिद्धांत से, जिसको बोलते हैं टोना टोटका का सिद्धांत। ठीक है। चलिए, और जो आत्मा का सिद्धांत है, ये है जो आत्मा का सिद्धांत है, जो आत्मा का सिद्धांत है, तो आत्मा के सिद्धांत से किनका संबंध है? देखिए जो टाइलर समाजशास्त्री हैं, कौन? टाइलर समाजशास्त्री जो हैं, उनका संबंध है आत्मा के सिद्धांत से। और जो प्रकृति का सिद्धांत है, ठीक, प्रकृति के सिद्धांत से किनका संबंध है? इनका है मूलर साहब का, जो मूलर समाजशास्त्री हैं। ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट आज क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, कोई नहीं, इतना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया जाता है। जैसे कि वे कोई मदर जॉब करती हैं वगैरह, है ना, तो वे सब। चलिए, क्या ऑप्शन नंबर ए स्कूल, या फिर ऑप्शन नंबर बी केयर, या फिर ऑप्शन नंबर सी शिशु केंद्र या फिर जिसको क्रेच बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे शिशुओं की देखभाल करने के लिए जो बनाए जाते हैं ना, उनको बोला जाता है शिशु केंद्र या फिर क्रेच।
ठीक। जो वर्कर वुमेन्स होती है, वर्कर मदर होती हैं, तो वे क्या बोलती हैं कि मतलब आपने सुना ही होगा आसपास तो क्या हम ऑलमोस्ट ग्रामीण फैमिली से हैं, परंतु शहरों में आपने सुना ही होगा कि बच्चों को क्रेच में छोड़कर जाना है ना। चलिए आपको बताऊं, जो मेरी भाभी जी हैं तो वो क्या बोलती थी, जैसे बात होती थी, वे मतलब पुलिस में हैं, तो बोलती थी कि हाँ आज उसको क्रेच में छोड़ के तब मैं लेट हो गई, मतलब क्रेच में छोड़ने गई थी तो वहाँ पे मिल गई, मैं लेट हो गई। मैं सोचती क्रेच क्या होता है, मतलब स्कूल सुना, आंगनवाड़ी केंद्र सुना या फिर कुछ भी, पर क्रेच आज तक नहीं सुना था। अब पता चला है क्रेच क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बड़ा हो गया भाई। अच्छा ऐसा करते हैं, पहले ये देख लेते हैं उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। स्तनपान से शिशु को होने वाले लाभ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण एवं श्वसन संबंधी बीमारियों की कम संभावना, या फिर ऑप्शन नंबर बी, उच्च IQ स्कोर की संभावना, या फिर ऑप्शन नंबर सी, माँ एवं बच्चे के बीच की दूरी बढ़ने की संभावना। तो कथन है हमारे, ऑप्शंस नहीं कथन। तो जो क्या है बताना है आपको कि जो स्तनपान से शिशु को होने वाले जो लाभ होते हैं उनके बारे में आपको कथन बताना है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए क्या है कि जो संक्रमण एवं श्वसन संबंधी बीमारियों की कम संभावना होती है, बिल्कुल राइट है ना। और क्या कथन वी क्या है कि उच्च IQ स्कोर की संभावना होती है, जी हाँ यह भी बिल्कुल राइट है। जो IQ लेवल है तो वो उच्च होता है। और क्या है ऑप्शन नंबर सी, माँ व बच्चे के बीच दूरी बढ़ने की संभावना, बिल्कुल गलत। दूरी बढ़ने की संभावना नहीं बल्कि दूरी कम होने की संभावना होती है, लगाव होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, अब देख लेते हैं ऑप्शंस। क्या ऑप्शन नंबर ए कथन ए व सी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर बी कथन बी व ए सही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी कथन ए व बी व सी तीनों सही है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कथन ए सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो हमारे कथन कौन से थे, ए व बी दोनों सही थे, तीन जो कथन सी था वह था गलत। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर वी, कथन वी व ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है। तो क्या नहीं, ये कथन है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और परिवार ही प्रथम पाठशाला है। तो यह कथन किस समाजशास्त्री का है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, या फिर ऑप्शन नंबर बी सुकरात, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्लेटो, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेस्तोलॉजी। तो किनका कथन है ये, देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पेस्तोलॉजी। जो पेस्तोलॉजी समाजशास्त्री है इनका कथन है कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और परिवार ही प्रथम पाठशाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वह सिद्धांत जो जनसंख्या के उस स्तर को बताता है जिस स्तर पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है। तो कौन सा सिद्धांत है, क्या ऑप्शन नंबर ए अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर बी आय का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर सी सकल आय का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या परिवर्तन का सिद्धांत। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, देखिए हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट। आप सोचोगे अभी पता चला, अभी नहीं, मतलब हो तो काफ़ी टाइम गया, पर हाँ जब छोटे थे तब नहीं पता था कि क्रेच क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चेचक के टीके की कितनी डोज दी जाती है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 2 डोज, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4 डोज, या फिर ऑप्शन नंबर सी 3 डोज, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 डोज। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, देखिए जो चेचक के जो टीके होते हैं उनकी डोज दी जाती है 3। कितनी डोज दी जाती है, 3 डोज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जो चेचक के टीके की खोज किसने की है, चेचक के टीके की खोज की है एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। और जो 3 डोज हैं तो ये दी कब कब जाती हैं, देखो ब्लैक ही राइट होगा,
जो 3 डोज है दी कब कब जाती है, एक तो दी जाती है 0 से 3 माह पर, ठीक है, 0 से 3 माह पर। और जो दूसरी डोज है वह कब दी जाती है, वह दी जाती है 5 वर्ष पर, ठीक है जी। और जो तीसरी डोज है वह कब दी जाती है, वह दी जाती है 8 वर्ष पर। कब, 8 वर्ष पर, ठीक है। तो चेचक के टीके की जो खोज की वह किसने की, वह की एडवर्ड जेनर ने, ठीक। और इसकी जो डोज दी जाती है वह दी जाती है 3 डोज। एक पहली कब दी जाती है, 0 से 3 माह पर, और जो तीसरी डोज है वह दी जाती है 5 वर्ष पर, और जो दूसरी वह कब दी जाती है, 5 वर्ष पर, और तीसरी दी जाती है 8 वर्ष पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चंस नंबर 11। स्त्री धन मांगने पर न मिलने पर किस आईपीसी की धारा से संबंध है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आईपीसी की धारा 498, या फिर ऑप्शन नंबर बी आईपीसी की धारा 304वीं, या फिर ऑप्शन नंबर सी आईपीसी की धारा 125, या फिर ऑप्शन नंबर डी आईपीसी की धारा 406। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर। देखिए, जो स्त्री धन मांगने पर न मिलने पर कौन सी आईपीसी की धारा का संबंध है, यह है 406। कहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर डी आईपीसी की धारा 406, ठीक है। और जो यह आईपीसी की धारा 498 है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है उत्पीड़न से, ठीक। और जो 304वीं है आईपीसी की धारा 304वीं, तो इसका संबंध है दहेज हत्या से, ठीक। और जो आईपीसी की धारा 125 है, इसका संबंध है तलाक से। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चंस नंबर 12। अपनी किस बुक में चार्ल्स कूले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो किस में किए हैं, क्या ऑप्शन नंबर है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, या फिर ऑप्शन नंबर बी लर्निंग एंड सोशलाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी सोशल कंट्रोल, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर। देखिए, जो कूले समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने अपनी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर बुक में सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। कौन कौन से दिए हैं वह, और एक तो दिया है चेतन और एक है अचेतन। कौन कौन से हैं, चेतन और अचेतन, चेतन और अचेतन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 5वीं अनुसूची में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6ठी अनुसूची में। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर। देखिए, जो भाषाओं का उल्लेख है वह है 8वीं अनुसूची में। किसमें, 8वीं अनुसूची में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर वी। क्या, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। और जो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, देखिए मूल संविधान में भाषाएं थी 14, ठीक है। और जो वर्तमान संविधान में अब हैं 22 भाषाएं, ठीक है, 22 भाषाएं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। पेंटोथेनिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है, ठीक है। तो क्या विटामिन B7 का, या फिर विटामिन B2 का, या फिर विटामिन B3 का, या फिर विटामिन B5 का। तो जो पेंटोथेनिक अम्ल है वह किस विटामिन का रासायनिक नाम है, वह है विटामिन B5 का, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक। अगर आपको ध्यान याद है ये सब तो ठीक, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इन सभी के नाम ट्रिक से याद करा दूंगी, ठीक है, जो कभी आपके माइंड से निकलेंगे ही नहीं। चलिए, और जो विटामिन B7 है, विटामिन B7 का क्या नाम है, देखिए विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। क्या है, बायोटीन। और जो विटामिन B2 है, जो विटामिन B2 का इसका क्या नाम है, राइबोफ्लोविन। और विटामिन B3 का क्या नाम है, नियासिन, ठीक है। आपको सभी विटामिन के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्या है, जो आरडीए टेबल है या फिर कहीं, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना लिख कर कि विटामिन B7, ऐसा लिख दे कि बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। तो उसका आंसर तभी दे पाएंगे आप जब आपको विटामिन के जो रासायनिक नाम है वह याद होंगे, ठीक है डियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है, क्या ऑप्शन नंबर ए प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा, या फिर ऑप्शन नंबर बी कच्चा भोजन, या फिर ऑप्शन नंबर सी रसोई में उपलब्ध भोजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी घर में उपलब्ध कुल भोजन।
तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए हमारा राइट आंसर होगा कि प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थों की मात्रा। तो कहाँ पर है ये? यह है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, जो फूड गाइड पिरामिड है वह प्रदर्शित करता है कि प्रतिदिन खाए जाने वाले अलग अलग खाद्य पदार्थों की मात्रा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का फॉर्मूला है डैश है। तो क्या है? क्या ऑप्शन नंबर ए पैदा होने वाले बच्चों की संख्या माइनस मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी कि प्रति माह पैदा होने वाले बच्चों की संख्या माइनस मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। और ऑप्शन नंबर सी क्या है कि प्रति सप्ताह पैदा होने वाले बच्चों की संख्या माइनस मरने वाले बच्चों की संख्या, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए जो जनसंख्या वृद्धि दर का जो फॉर्मूला है तो वह है कि प्रति वर्ष पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में से हम मरने वाले बच्चों की संख्या, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को घटाएंगे, तब पता चलेगा कि इस वर्ष कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? क्या ऑप्शन नंबर ए 2007-8 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2001 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2009-10 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2005-6 में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना है तो उसकी शुरुआत हुई है ऑप्शन नंबर सी 2009-10 में। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सभ्यता के विकास के लिए खाना अपदोष एवं खेतीहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं, इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो किन समाजशास्त्री ने किया? क्या ऑप्शन नंबर ए पॉलिबियस, या फिर ऑप्शन नंबर बी डेविड ह्यूम, या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी इब्न खालदून। तो किन्होंने किया है? जो इब्न खालदून समाजशास्त्री साहब हैं इन्होंने किया है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो कब हुआ? क्या ऑप्शन नंबर ए 1992 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1995 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1997 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1994 में। तो कब हुआ अल्पसंख्यक आयोग का गठन? देखिए इसका हुआ ऑप्शन नंबर ए 1992 में। कब? 1992 में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए 1992 में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसका गठन हुआ है 1992 में। देखिए इसमें क्या था कि पहले क्या पांच धार्मिक धर्म थे, मतलब 5 धार्मिक अल्पसंख्यक थे वह शामिल थे। कौन कौन से? एक तो मुस्लिम, एक आते थे सिख, एक आते थे ईसाई, बौद्ध व पारसी। ठीक, और फिर क्या हुआ कि 2014 में जैन धर्म जो है उसको भी शामिल कर लिया गया इसमें। तो अब कितने हो गए हैं जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है? तो अब इसमें हो चुके हैं 6 धर्म। कौन कौन से? 5 तो पहले ही थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध व पारसी। अब जो जुड़े हैं 2014 में वे जुड़े हैं जैन धर्म। ठीक है, चलिए जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन बीमारू राज्य श्रेणी में नहीं आता? तो क्या ऑप्शन नंबर ए बिहार, या फिर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा मतलब जो इसमें बीमारू राज्य की श्रेणी में नहीं आता, तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं आता। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आते हैं। पहले आपको बता दूं कि बीमारू राज्य क्या है। बीमारू राज्य मतलब यानी कि बीमार राज्य है। ठीक, बीमारू राज्य क्या है कि जिसमें शेष भारत की तुलना में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। और वे कौन कौन से 4 राज्य थे? एक तो बिहार था, एक मध्य प्रदेश, ठीक, और एक राजस्थान, और एक अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, 4 राज्य हैं जो बीमारू राज्य की श्रेणी में हैं। ठीक, एक बिहार, एक राजस्थान, एक उत्तर प्रदेश, और एक कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसको भी पहले इसके कथन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके ऑप्शंस। चलिए जी,
निम्न में से BMR के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या ऑप्शन नंबर कथन ए पतले इंसान का BMR मोटे इंसान के मुकाबले ज़्यादा होता है। क्या कथन बी उम्र के हिसाब से औसतन BMR कम ही होता जाता है? तो अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। क्या ऑप्शन नंबर ए दोनों कथन सत्य हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी दोनों कथन असत्य हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी कथन ए सही है परंतु बी गलत है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कथन बी सही है परंतु ए गलत है। देखिए जी, जो हमारे दोनों कथन है ये हैं दोनों के दोनों राइट, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य हैं। अब मैं आपको बताऊं जो BMR होता है, यहाँ लिख लेते हैं। देखो BMR क्या है कि जो हमारा सेकंड कथन था कि BMR एज के साथ, मतलब बढ़ती एज के साथ कम ही होता जाता है औसतन, ठीक है। तो जो BMR है वह अनेक कारकों पर निर्भर करता है। एक तो किन पर, एक तो लिंग पर, एक लिंग पर और एक मौसम और एक आधार उम्र, इन सभी के हिसाब से चेंज होता है। अब पहले देख लेते हैं हम लिंग के अनुसार। लिंग इसमें क्या है कि मेल और फीमेल। देखो मेल और फीमेल देख लेते हैं पहले। जो BMR है, देखो मेल्स के मुकाबले फीमेल का BMR कम होता है, तो आप इस एरो से समझ जाना, ठीक है। एरो से समझ जाना, ये एरो तो बढ़ता है BMR को बताएगा और ये एरो दर्शाएगा कि BMR कम, ठीक है। तो आता है कि मेल्स का BMR जो मतलब पुरुष का BMR कम होता है स्त्री के मुकाबले या ज़्यादा, तो आपको क्या बताना है कि ज़्यादा होता है, ठीक। स्त्री का BMR कम होता है और जो पुरुष है उनका BMR होता है स्त्री का कम और पुरुषों का ज़्यादा। अब देख लेते हैं क्या मौसम के आधार पर, ठीक है। मौसम के आधार पर देखो, मौसम के आधार क्या, एक तो सर्दियों में जो BMR है, सर्दियों में BMR होता है अधिक, सर्दियों में बीमार होता है अधिक, ठीक है, अधिक। अरे और जो गर्मियों में बीमार होता है कम, गर्मियों में होता है कम। चलिए लिंग के आधार पर हो गया, मौसम के आधार पर हो गया। अब क्या बचा, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर और देख लेते हैं। आकार के आधार पर देखो, आकार के आधार पर जो मोटे इंसान होते हैं, ठीक, तो मोटे इंसानों का जो BMR है वह पतले इंसानों के मुकाबले कम होता है। तो जो पतले इंसान होते हैं, पतले और मोटे, जो मोटे इंसान होते हैं तो मोटे इंसानों का तो BMR होता है कम, ठीक है। और जो पतले इंसान होते हैं, पतले इंसानों का BMR होता है अधिक, ठीक है। अब देख लेते हैं उम्र के हिसाब से। तो देखो एज के हिसाब से क्या है कि जो बच्चे होते हैं तो बच्चों में तो BMR होता है ज़्यादा, बच्चों का BMR होता है ज़्यादा। और जो मध्य में भी ज़्यादा रहेगा, है ना। जो बुढ़ापा भी बताया ही था आपको कि एज के हिसाब से औसतन कम ही होता चला जाता है, तो बुढ़ापे में जो BMR क्या बुढ़ापे में हो जाएगा कम। चलिए और हाँ, ज्वर, अब कुछ अन्य फैक्ट भी देख ले। जो ज्वर में BMR तो हाई ही रहता है ना, और गर्भावस्था में भी हाई ही रहता है, तनाव में भी हाई ही रहता है। और जब हम सोते हैं, ठीक, सोते समय हमारा BMR क्या है कम रहता है, ठीक है। तो चलिए समझ ही गई होंगी आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भाई आज तो कथन ही कथन भरे पड़े हैं। चलो मैं जानबूझकर लेकर आई थी, क्योंकि इजी क्वेश्चंस करना हमारा मोटिव नहीं है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस करना हमारा मोटिव है कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, आपको कैसे भी घुमा ले, अगर हमको थ्योरी अच्छे से पता होगी, फिर अभी जो मैंने आपको बताया इसमें 10 से 15 सवाल आराम से बन जाएंगे, BMR के जो भी बताई है एक्सप्लेन, ठीक है। तो आपको अच्छे से थ्योरी पर पकड़ होनी चाहिए, फिर क्विजेज। और हाँ देखो, टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी एग्ज़ाम में। और जो इस समय इसको गला काट कॉम्पिटिशन बोलना चाहिए, जितना कॉम्पिटिशन है, ठीक। आपके लिए तो ये सोच लो स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है आपको, ठीक है। इतना कम कंपटीशन है, और कम कंपटीशन में नहीं मानना आपको, क्योंकि जितना समय हो चुका है ना, तो सभी अपने आप में खिलाड़ी बन चुके हैं। तो डरने की भी कोई बात नहीं है। आप आराम से क्या करिए, जितनी भी थ्योरी चल रही है आपके पास, जितनी भी बुक्स हैं, उनको अच्छे से एक टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया ही था जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो थी, है ना, एक टॉपिक तैयार कीजिए उसके बाद। और अब बिल्कुल भी देर नहीं करनी है आपको,
अगर आप इतनी भी फीस नहीं है बैच की कि आप उसको ले ना सको, इसीलिए मिनिमम से मिनिमम रखी गई है कि सभी बहनें इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है डियर, सभी के लिए 149 में क्या कि आप एक दो मार्केट से कोई कितना भी बेकार से बेकार प्रैक्टिस सेट लेगा हो, वो भी 200-250 से कम का नहीं मिलने वाला आपको तो इतने सारे जितने भी मार्केट में टेस्ट हैं सभी के सभी टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, प्लस क्विजेज भी रहे। ठीक है, और सब कुछ फ्री में। आप बोलती आप बैच में क्लास क्यों नहीं लेती? डियर, हम बैच किस लिए चलाएं? आपको फ्री में इतना सब कुछ दे तो रहे हैं, पर वही बात है कि फ्री की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी देर ना करो, अब जो बैच है जल्दी से जल्द जुड़ जाओ, क्योंकि जितना आप लेट कर रही हो आपका जो टॉपिक है उतने ही छूटते जा रहे हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन क्या है कि कुछ गर्ल्स लेट जुड़ी हैं थोड़ी, तो उसके लिए फिर से जो आज से पोल डाल दिए गए हैं। ठीक है, और जो कोई बोलती हैं कि समय नहीं मिल पाता, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, अगर लाइव टेस्ट नहीं कर पाती आप तो पोल जो होते हैं ना किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। कहाँ पर जुड़ना है वो बताया ही था आपको, हमारा जो व्हाट्सएप, आप तो क्या करिए पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको कैसे जुड़ना है सब कुछ जानकारी वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, शगुन कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए, द्वितीय त्रैमास में सलाह दी जाती है कि आयरन फोलिक एसिड की गोली दूध, चाय या कॉफ़ी के साथ में ना खाएं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कथन बी क्या है कि प्रतिदिन एक आयरन फोलिक एसिड की गोली नींबू पानी के साथ सोते समय खाएं। यह भी बिल्कुल राइट है। तो जो हमारा जो आंसर होगा वह यही होगा कि दोनों के दोनों कथन राइट हैं। तो कहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी कि कथन दोनों पूर्णतः सत्य हैं। क्या राइट आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रकृति के आधार पर परिवार के कितने प्रकार हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार, ऑप्शन नंबर सी 2 प्रकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार? तो कितने प्रकार हैं? देखो, प्रकृति के आधार पर जो प्रकार हैं वह 2 प्रकार। कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से हैं? एक तो है केंद्रीय या फिर जिसको एकाकी परिवार भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है? संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार, और एक है एकाकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नंदा देवी कन्या योजना किस राज्य की है? तो किसकी है? क्या ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान? तो जो नंदा देवी कन्या योजना है यह है उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड की। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर वी। और जो नंदा देवी कन्या योजना का जो पूरा नाम है वह क्या है कि नंदा गौरा देवी कन्या योजना। ठीक है, क्या है कि नंदा गौरा देवी कन्या योजना, कन्या धन योजना। और इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई है 2017 से, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। योजनाओं को मैं पूरी डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि क्या है कि डियर, ये वीडियो मेरी कोशिश रहती है कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊँ, परंतु क्या करूँ, बड़ी हो ही जाती है। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, जो योजनाएं हैं इसका टॉपिक है ये हमारा, जो स्पेशल क्लास चलने वाली है उसमें सभी के सभी करा दूंगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन। किस समाजशास्त्री ने 16वीं सदी में विश्व की विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन किया और बताया कि समाज में परिवर्तन सक्रिय रूप से घटित होते हैं? तो क्या ऑप्शन नंबर ए वोडेन ने, या फिर बेबलेन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने, या फिर डार्विन ने? तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखो, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किन्होंने बताया है? ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए वोडेन, जो बोडेन समाजशास्त्री हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना HW का क्वेश्चंस क्या है। सभी को आंसर देना है, कल के क्वेश्चंस का पता नहीं क्यों इतने कम आंसर आए, सभी को देना है। ठीक है, धर्म आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, और कैसी लगी आपको आज की क्लास? ज़्यादा बड़ी हो चुकी है उसके लिए क्षमा। ठीक है, चलिए जी, जय जय श्री राधे, धन्यवाद।